Hello everyone, welcome back to this YouTube channel Star Notes Language and Literature। तो एलिजाबेथन एज के ऊपर टोटल 3 वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। फर्स्ट वीडियो में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ाया है, सेकंड वीडियो में पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हुआ एलिजाबेथन एज में, लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ एलिजाबेथन एज में, वो मैंने पढ़ाया है। ये उसी सीक्वेंस का थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री फॉर्म्स इन द एलिजाबेथन पीरियड कि पोएट्री के कौन कौन से प्रकार थे जो एलिजाबेथन पीरियड में लिखे जा रहे थे। तो पोएट्री फॉर्म्स इन द एलिजाबेथन पीरियड उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये तो आप सब जानते होंगे कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ये 1 नंबर का सवाल है कि किस एज को गोल्डन एज ऑफ पोएट्री कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज को। इस समय जितनी भी पोएट्रीज लिखी जाती थी वो बहुत ही रिच होती थी, सबके सब म्यूजिकल हुआ करती थी, इमेजिनेटिव हुआ करती थी और एक्सपेरिमेंटल हुआ करती थी, क्योंकि राइटर्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया था कि वो अपने थॉट को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिजाबेथ के टाइम पर। तो पोइट्स ने क्या किया कि आपको पता होगा कि एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक्सप्लोर जब कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग देश के लिटरेचर्स को भी पढ़ा। तो उन्होंने इटली से, फ्रांस से एंड क्लासिकल ग्रीस एंड रोम के लिटरेचर से शब्दों को बोरो किया, पोम्स के स्टाइल को बोरो किया। लेकिन सिर्फ शब्द बोरो हुए, स्टाइल बोरो हुआ, लेकिन जो टच था पोएट्री में वो इंग्लिश का ही टच दिया, यानी अपनी लोकल का टच जरूर दिया उस पोएट्री में। पर्पस क्या था लोगों का? पर्पस ये था कि ट्रेडिशनली एक्सप्लोर करे थीम ऑफ लव, टाइम एंड मोरालिटी को, जो पहले लिखे जा रहे थे उससे अलग कुछ लिखा जाए। तो ये पर्पस था। अब बात करते हैं कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल थे एट दैट टाइम। एलिजाबेथन के टाइम पे कौन कौन से पोएट्री के फॉर्म्स अवेलेबल थे। पहला जो एलिजाबेथ के टाइम पे फॉर्म था वो था हमारा सोनेट। दूसरा फॉर्म था हमारा पैस्टोरल पोएट्री दूसरा फॉर्म था। तीसरा फॉर्म था हमारा लिरिकल या लिरिक पोएट्री। और चौथा जो था हमारा वो था इपिक या इपिक नरेटिव पोएम। और पांचवा जो था वो था हमारा ब्लैंक वर्स। क्या था? ब्लैंक वर्स। तो बेसिकली एलिजाबेथ के टाइम पे ये 5 प्रकार के जो टाइप्स थे लिखने के वो अवेलेबल थे। सोनेट्स, पैस्टोरल, लिरिकल पोएट्री, इपिक और ब्लैंक वर्स। ये 5 तरह के पोएट्री के फॉर्म्स अवेलेबल थे। बात करते हैं सोनेट। तो सोनेट उस समय 3 प्रकार के सोनेट लिखे जा रहे थे। पहला जो सोनेट का प्रकार था वो था पेट्रार्कन सोनेट, दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट, तीसरा था स्पेंसरियन सोनेट। और ये शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं सोनेट क्या होता है। व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट जो है वो इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोनेटो से, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। क्या मतलब होता है? अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। एट इट कोर्स अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। सोनेट कितने लाइन की पोएम को कहते हैं? 14 लाइन की पोएम को। और 14 लाइन होने के साथ साथ उसका लिखने का जो पैटर्न होगा वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगा। यानी कोई भी 14 लाइन की कविता सोनेट तब कहलाएगी जब उसमें 14 लाइन्स होने के साथ साथ आयम्बिक पेंटामीटर भी हो। क्या हो? आयम्बिक पेंटामीटर भी हो। तो आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है? तो ये जो आयम्ब शब्द आप देख रहे हो, आयम्ब का मतलब होता है 2 और पेंटामीटर का मतलब होता है 5। और आयम्ब में अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। जब अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आता है तो उसको आयम्ब कहते हैं। यानी आयम्बिक पेंटामीटर में टोटल एक लाइन में 10 सिलेबल होंगे। तो एक लाइन में जब 10 सिलेबल होंगे
तो उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहेंगे। और अगर उस पूरी कविता में 14 लाइन है, 14 लाइन्स हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोनेट कहेंगे। सोनेट को पोएटिक पजल भी कहा जाता है या पोएटिक पजल की तरह होता है। क्यों? क्योंकि राइटर को अपने इमोशंस को इन्हीं 14 लाइन्स में समेट देना होता है। द टाइट स्ट्रक्चर फोर्स द पोएट टू बी इनक्रेडिबल प्रेज विद देयर इमोशंस। और यही जो टाइट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पोएट के ऊपर ये प्रेशर पड़ता है कि वो अपने इनक्रेडिबल थॉट्स को, जो उनके इनक्रेडिबल थॉट्स हैं, उसको वो प्रिसाइज इमोशंस के साथ में डील करे, उसको प्रिसाइज इमोशंस के साथ में लिख दे। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि मतलब जो बहुत अच्छा या बहुत बड़ा है उसको प्रिसाइज वे में लिख पाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन से वो रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम लोग सोनेट्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है लेंथ। लेंथ कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 14 लाइंस की होनी चाहिए, ना तो उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए 14 लाइंस की। रिदम कैसा होना चाहिए? तो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा होना चाहिए। अगर किसी और फॉर्मेट में है तो फिर वो सोनेट नहीं हो सकता है। बात करते हैं द टर्न की, जिसे लिटरेचर की भाषा में वोल्टा कहते हैं। ठीक है, तो टर्न क्या होता है कि हर एक सोनेट में एक पाइवोट पॉइंट आता है। इस पाइवोट पॉइंट में क्या होता है कि जहां पे राइटर का मूड चेंज होता है और वहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसे ही वोल्टा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द सोनेट। सोनेट का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, या सोनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो सोनेट जो है वो 13th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ, पहली बार ओरिजिन हुआ है 13th सेंचुरी में। और इस सोनेट को परफेक्ट करने का जो काम करते हैं वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क करते हैं। कौन करते हैं? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और इन्हीं के नाम से हम जानते हैं पेट्रार्कन सोनेट। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है वो इस सोनेट को परफेक्ट करते हैं। और ये सोनेट कहाँ से लिया गया है? इटली के होते हैं एक व्यक्ति, इटली के व्यक्ति है पेट्रार्क, है ना, इटली के ही तो है पेट्रार्क। तो पेट्रार्क ने ही इसको फेमस किया है सोनेट को। और अपने लव लॉरा के लिए इन्होंने सोनेट को लिखा था। किसके लिए लिखा था? अपनी लव लॉरा के लिए लिखा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस करा या इंग्लैंड में सोनेट को किसने लाया। तो इंग्लैंड में जो सोनेट को लाने का काम करते हैं वो सर थॉमस विट करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट को लाने का काम जो करते हैं वो थॉमस विट करते हैं। लेकिन जब थॉमस विट इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आए तो उसमें मॉडिफाई करते हैं हेनरी होवर्ड। मॉडिफाई करते हैं हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे। और ये जब मॉडिफाई करते हैं तो ये मॉडिफाई किया हुआ सोनेट बहुत ज्यादा चलता है। और इसी मॉडिफाई किया हुआ सोनेट का यूज शेक्सपियर भी करते हैं। उसका आगे चलकर नाम पड़ता है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। समझ आ गया बात? वेट। और उसको फेमस करते हैं, उसमें ऑल्टरेशन करके, उसमें एडिट करके, नया फॉर्मेट बना करके फेमस करते हैं हेनरी होवर्ड। और यही आगे चल के इंग्लिश सोनेट बनता है, शेक्सपियरियन सोनेट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट की। पेट्रार्कन सोनेट इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहते हैं। यानी पेट्रार्कन सोनेट को और किन नामों से जाना जाता है? तो पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? पेट्रार्कन सोनेट को प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर दो भागों में बांटा जाता है। यानी अगर पेट्रार्कन सोनेट है तो उसको दो भाग में बांटेंगे। पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन की होगी तो 8 लाइन और 6 लाइन में बांटी जाएगी। पेट्रार्कन सोनेट 14 लाइन की होती है। पेट्रार्कन सोनेट कितनी लाइन की होती है? 14 लाइन की होती है। और पहले भाग को 8 लाइन्स में, दूसरे भाग में 6 लाइन्स लिखे जाएंगे। यानी 8 + 6 में डिवाइड किया हुआ होगा ये 14 लाइन। और अब क्या होगा कि ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव, पहली जो 8 लाइन लिखी जाएगी उसमें
प्रॉब्लम्स लिखी जाएंगी, इमोशनल कन्फ्लिक्ट लिखे जाएंगे, यानी बेस तैयार किया जाएगा कविता का। और जो लास्ट के 6 लाइन्स होगी जिसको सेस्टेट कहा गया है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, रिफ्लेक्शन देंगे और रिस्पॉन्स देंगे। क्या करेंगे? अंत के 6 लाइन में आप ऐसे समझो कि अंत के 6 लाइन में आपको कंक्लूजन मिलेगा और सोल्यूशन मिलेगा। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो पेट्रार्कन स्कीम की राइमिंग स्कीम, शुरू का जो 8 लाइन होता है उसका होता है ए डबल बी ए डबल बी ए। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि पेट्रार्कन सोनेट का ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम होता है अब्बा अब्बा होता है, और सेस्टेट का होता है, सेस्टेट का सी डी ई और सी डी सी डी। ये स्ट्रक्चर होता है पेट्रार्कन सोनेट का राइमिंग स्कीम। अच्छा, इनका थीम क्या होता था? तो जितना भी पेट्रार्कन सोनेट है उनके थीम हुआ करते थे अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्यार, एक तरफा प्यार आप समझ लो कि आप उसको प्यार तो करते हो लेकिन आपको पता है कि बदले में आपको प्यार नहीं मिलेगा। तो अनरिक्वाइटेड लव के ऊपर लिखा जाता था पेट्रार्कन सोनेट। इमोशनल सफरिंग, अगर आप किसी इमोशन से पीड़ित हैं तो इमोशनल सफरिंग पे लिख रहे हैं। मान लो मैंने किसी को प्यार किया, बदले में मेरे को प्यार नहीं मिलेगा तो मैं तो सफर करूंगी ना, तो इमोशनल सफरिंग पे लिखे जा रहे थे। उसके बाद लिखे जा रहे थे ब्यूटी को बहुत आइडियलाइज किया जा रहा था कि वो एक हूर सी सुंदर परी है, ये तो वो ब्यूटी को आइडियलाइज किया जा रहा था। मैंने आपको बताया कि वोल्टा क्या होता है पोएट्री में, तो वोल्टा होता है जहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो पेट्रार्कन सोनेट में 9th लाइन से वोल्टा शुरू हो जाता है, यानी कि 9वें लाइन से हम लोग को सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके पहले के 8 लाइन्स में हम लोग प्रॉब्लम और इमोशन से डील करते हैं, और 9th लाइन से हम लोग आगे सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया पेट्रार्कन सोनेट। लेकिन इंग्लिश में पेट्रार्कन सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस करा? इंग्लिश लैंग्वेज में किसने इंट्रोड्यूस करा? पहले ही बता चुकी हूँ आपको, सर थॉमस विट ने इसको इंट्रोड्यूस करा था पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में। अब बात करते हैं दूसरा सोनेट स्टाइल जो कि है शेक्सपियरियन सोनेट। मैंने आपको बताया था हेनरी होवर्ड ने, थॉमस विट लेकर आए थे, हेनरी होवर्ड उसको एडिट किए थे और वो बन जाता है, क्योंकि शेक्सपियर बहुत ज्यादा उस स्टाइल का यूज करते हैं तो वही बन जाता है शेक्सपियरियन स्टाइल। और क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है इसीलिए इसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। साथ ही इस सोनेट को स्टोरी टेलर भी कहते हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर ने इसको बहुत ज्यादा यूज करा था। ठीक है, और इसको विलियम शेक्सपियर ने परफेक्ट बनाया था। ठीक है, इसीलिए इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर इसका कैसे होता था? तो देखो, इसका स्ट्रक्चर होता था 4-4 लाइन के 3 क्वार्टेन होते थे और अंत का 2 लाइन हम लोग को सोल्यूशन दे रहा होता था। अभी हमने देखा ना पेट्रार्कन में क्या था, 8 और 6 में बटा हुआ था पेट्रार्क, और 8 लाइन में प्रॉब्लम्स था, अंत के 6 लाइन में सोल्यूशन दिया जा रहा था। शेक्सपियरियन सोनेट में 12 लाइन्स में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे एंड लास्ट के 2 लाइन्स में कंक्लूजन दे करके या सोल्यूशन दे करके प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसमें 3 क्वार्टरेंस होती हैं और 1 राइमिंग कपलेट होता है। अंत का जो 2 लाइन होता है ना उसको कपलेट कहते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या था? बहुत आसान राइमिंग स्कीम है इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई शेक्सपियर की। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द थॉट्स क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में क्या लिखा जाएगा? जब शेक्सपियर स्टाइल में सोनेट्स लिखे जाएंगे तो पहला जो क्वार्टर होगा उसमें थीम, जिस थीम पे लिख रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आप किस थीम पे लिख रहे हैं। अगर लव पे लिख रहे हैं तो अपने लव के बारे में बोलेंगे। सेकेंड क्वार्टर में उस पर थीम को डेवलप करेंगे और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। थर्ड क्वार्टर में और डीप होंगी चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी चीजें, और फाइनल कपलेट में कंक्लूजन मिलेगा, आपको ट्विस्ट मिलेगा और मोरल साइड्स मिलेंगे। किस थीम पे लिखे जाते थे शेक्सपियरियन सोनेट? तो लव एंड बिट्रेयल दोनों पे लिखे जाते थे। टाइम एंड डिके, समय और समय की बर्बादी दोनों पे लिखे जाते थे। इमोर्टैलिटी थ्रू पोएट्री, कि अगर हमने किसी पे पोएट्री लिख दी तो वो इमोर्टैलिटी को दिखाता है, तो इमोर्टैलिटी
अमरणशील, ठीक है, ह्यूमन इमोशंस एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन पे लिखे जाते थे। द फाइनल कपलेट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट्स हुआ करते थे, उसके जो फाइनल कपलेट थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। तो ये हो गया हमारा शेक्सपियर का सोनेट। अब बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट का। तो स्पेंसर के टाइम पे जो सोनेट्स लिखे जाते थे वो देखो कैसे था कि एडमंड स्पेंसर ने इसको लिखना शुरू किया और इसमें बस राइमिंग स्कीम को अलग कर दिया। देखो राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी बी सी डी और ई, ठीक है। यानी देखो यहाँ बी 2 बार रिपीट करेगा, यानी हर 4 लाइन के बाद जो 5वीं लाइन होगी वो चौथे लाइन की ही राइमिंग स्कीम को कॉपी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेंसरियन सोनेट। इसके फीचर्स देख लो कि एक दूसरे से राइम जो है वो लिंक रहते थे, बहुत ही स्मूथ और म्यूजिकल फ्लो के साथ गाया जा सकता था इसको भी, रोमांटिक और आइडियल लव इसमें दिखाया जाता था। और ये जो स्पेंसरियन सोनेट है, वो एक ब्रिज का काम करता है पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट के बीच में। पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट के बीच में एक ब्रिज का कौन काम करता है, स्पेंसरियन सोनेट। इंग्लिश एडप्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि थॉमस विट ने इंट्रोड्यूस करा था, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने मॉडिफाई करा था पेट्रार्क सोनेट को इंग्लैंड में। तो लाने का क्रेडिट जाता है थॉमस विट को, एडिट करने का क्रेडिट जाता है हेनरी होवर्ड को। अब बात करते हैं पेस्टोरल पोएट्री की। तो जो पेस्टोरल पोएट्री है इसको लिया गया है लैटिन वर्ड पैस्टर से। इस पैस्टर का मतलब होता है सेफर्ड, सेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ी बकरी चराते हैं उसको चरवाहा, सेफर्ड, ठीक है। तो पेस्टोरल पोएट्री लैटिन शब्द पेस्टर से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, सेफर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, पेस्टोरल पोएट्री की डेफिनेशन क्या होती है? पेस्टोरल पोएट्री एक तरह की पोएट्री होती है जो आइडियलाइज करती है रूरल लाइफ, मतलब वो बहुत प्रेज करती है, बहुत प्रशंसा करती है गांव के लाइफ को, और प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ शेफर्ड्स, जिसमें कि चरवाहा की लाइफ को दिखाया जाता है, फार्मर्स की लाइफ के ऊपर लिखा जाता है, एंड कंट्री पीपल एज सिंपल पीसफुल एंड हैप्पी, और जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत ही साधारण, शांति प्रिय और खुश दिखाया जाता है। पेस्टोरल पोएट्री में कंट्री साइड की बात की जाती है, गांव की बात की जाती है, और उसको प्लेस ऑफ ब्यूटी दिखाया जाता है, हार्मनी के लोगों के बीच में शांति है वो दिखाया जाता है। नेचर को बहुत ही प्योर और बहुत ही आनंददायक माना जाता है पेस्टोरल पोएट्री में। पेस्टोरल पोएट्री में कहीं ना कहीं सिटी लाइफ को क्रिटिसाइज किया जाता है और उसको आर्टिफिशियल बताया जाता है, करप्ट बताया जाता है और स्ट्रेसफुल बताया जाता है। यानी ओवरऑल पेस्टोरल पोएट्री में क्या किया जाता है, गांव की लाइफ को दिखाया जाता है, गांव की लाइफ की प्रशंसा की जाती है, और जो शहर की लाइफ है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको करप्ट बोला जाता है, उसको स्ट्रेसफुल बोला जाता है। ये पेस्टोरल पोएट्री का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? तो पेस्टोरल पोएट्री का जो ओरिजिन हुआ है वो एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर से हुआ है, 3rd BC में हुआ है। थियोक्राइटस ने इसको इवॉल्व किया था, ठीक है। और आइडल्स में इस पोम्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया, इस फॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया आइडल्स में। शेफर्ड लाइफ इन सिसिली, शेफर्ड्स लाइफ क्या था सिसिली में, ये इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार का आइडियल लाइफ था। सिसिली एक जगह का नाम है। बाद में वर्जिल ने एक डेवलप करा पेस्टोरल पोएट्री को इकोलॉगस में, ग्रीस एंड रोम में। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पेस्टोरल पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर में कैसे पेस्टोरल पोएट्री डेवलप हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि पेस्टोरल पोएट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था एलिजाबेथ के एज में। और क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, रेनेसा से बहुत ज्यादा एनकरेज हुए थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए थे, और उन लोगों को फ्रीडम भी मिल गई थी लिखने के लिए। तो ये सब लोग रिटर्न टू नेचर एंड क्लासिकल मॉडल्स पे जाने के लिए उतारू हो गए, क्योंकि देखो उसके पहले बहुत ही मारधाड़ लोगों ने देखा था, तो इसीलिए अब लोग नेचर की तरफ लौट रहे थे। लाइफ ऑफ सिटीज वर बिकमिंग क्राउडेड एंड पॉलिटिकल। अब लेखकों का कहना था, पोएट्स का कहना था कि जो शहरों में लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गई है, इसीलिए अब पोएट रियल लाइफ से स्केप चाहते थे और वो इमेजिनेशन बेस्ड पर लिखना चाहते थे।
पेस्टोरल पोएट्री ये पोएट्स को अलाउ करती थी कि आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू लिख पाएं, और इमेजिनेशन के थ्रू सेफर्ड को लाइफ को दिखाते हुए वो लोग डिस्कस करते थे लव को, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को एंड फिलोसफी को सेफली, बिना किसी खतरे के। हालांकि वास्तविकता में, रियलिटी में सेफर्ड्स की लाइफ बहुत ही गरीबों वाली लाइफ हुआ करती थी, लेकिन जब पेस्टोरल पोएट्री लिखी जाती थी ना तो बहुत ही उनकी लाइफ को रोमांटिसाइज किया जाता था, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। उसमें नेचर को दिखाया जाता था, प्रेजेंस ऑफ नेचर में क्या दिखाते थे पोएट लोग कि ग्रीन फील्ड है, रिवर्स है, ट्री है, हिल्स एंड फ्लावर्स है, मतलब खुद को शांति देने के लिए ये सब चीज का इस्तेमाल किया जाता था। और पेस्टोरल पोएट्री में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है कंट्री और सिटी लाइफ के बीच में, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है पेस्टोरल पोएट्रीज लिखी जाती हैं। मेजर पेस्टोरल पोएट्स की बात करें एलिजाबेथन एज में तो वो थे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने एक बुक लिखी थी द सेफर्ड्स कैलेंडर, और ये सेफर्ड्स कैलेंडर जो बुक लिखी, रिटन 12 इकोलॉग लिखे थे और हर एक महीने के लिए एक एक लिखी थी। तो इसी से ये समझ आता है कि एलिजाबेथन एज जो है उसमें बहुत ज्यादा पेस्टोरल पोएट्रीज लिखी जा रही थी। तो एडमंड स्पेंसर एक पोएट हो गए। क्या डिस्कस करेंगे तो सबको पता होना चाहिए, लव, रिलीजन, सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे, और यहीं से वो एक बहुत बड़े पोएट के तौर पर, पेस्टोरल पोएट के तौर पर इमर्ज हुए थे एडमंड स्पेंसर। अब हमारे सामने एक ग्राफ है जिसमें कि हम लोग पिट्राकन और इटालियन सोनेट का कंपेयर करेंगे शेक्सपियर और इंग्लिश सोनेट से। तो पिट्राकन सोनेट को मैंने बताया कि 14 लाइन की कविता को पहले 8 लाइन में और फिर 6 लाइन में बांटा जाता था। हालांकि शेक्सपियरियन का जो सोनेट हुआ करता था उसमें 3 क्वार्टरेन प्लस 1 कपलेट हुआ करता था, यानी 4-4 लाइन की 3 भागों में बांटे गए, है ना। और राइमिंग स्कीम पेट्राकन का क्या था? राइमिंग स्कीम पेट्राकन का था अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी, और शेक्सपियर का क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी जी। वोल्टा लोकेशन क्या था? वोल्टा लोकेशन का मतलब टर्निंग पॉइंट कहाँ से शुरू होता था पेट्रार्क के टाइम पे, तो लाइन नंबर 9 से टर्निंग पॉइंट शुरू होता था। और शेक्सपियरियन सोनेट में कहाँ से शुरू होता था टर्निंग पॉइंट? तो वो होता था लाइन नंबर 13 से। कॉमन थीम क्या हुआ करती थी? तो कॉमन थीम जो पेट्रार्कन के समय पे हुआ करती थी, अनरिक्विटेड लव, मतलब इनकम्प्लीट जो लव है जिसके बदले में प्यार नहीं मिल पाएगा, और लव को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे। शेक्सपियरियन सोनेट में सब कुछ ही लिखा जाता था, लव भी, टाइम भी, डेथ भी एंड फिलोसफी भी, तो ये सब लिखा जा रहा था। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ पोएट्री की, जो कि था लिरिकल पोएट्री एंड सॉन्ग। तो सबसे पहले ये समझो कि ये टर्म आया कहाँ से है। तो लिरिकल पोएट्री जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड लायरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। लिरिकल जो शब्द है एक ग्रीक शब्द लायरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शुरू में गाने के जैसा गाया जाता था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। क्यों लिखा जाता था ये लिरिक पोएट्री? क्योंकि इससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते थे पर्सनल फीलिंग्स को। ये आजादी देता था पोएट्स को कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लिरिकल पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, इसीलिए लिरिक पोएट्री इमर्ज हुआ। लिरिक पोएट्री किस चीज पे फोकस करता था? इमोशनल चीजों पे, इमोशन पे फोकस करता था, इवेंट्स पे फोकस नहीं करता था। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे फोकस करता था कि आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है, ये नहीं जानना चाहता था कि आपकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी पे फोकस नहीं था। म्यूजिक, रिदम एंड मेलोडी इसका मेन फीचर्स था, क्योंकि नाम ही है लिरिक, है ना। व्हाट आर सॉन्ग्स इन पोएट्री? तो देखो, उसको ऐसी पोएट्री जिसको गाया जा सके, है ना, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हुआ करती थी, रेगुलर रिदम एंड राइम हुआ करता था, सब चीज जो भी आपके इमोशंस है सभी को दिखाएगा ये लिरिकल पोएट्री। एलिजाबेथन एज में ये पोएट्री बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो पाई लोगों से, क्योंकि लोग अपने इमोशंस को खुल के लिखने लग गए और हर जगह ये पोएम लगभग गाई जाने लगी। देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, लिरिकल पोएट्री ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखते हैं। तो क्लासिकल ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो एंशियंट ग्रीस से होता है, और पोएट लाइक सैफो एंड पिंडर इस पोएट्री को लिखा करते थे। लिरिकल पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर में कैसे आया? तो ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है लिरिकल पोएट्री एलिजाबेथन एज में। रेनेसांस पीरियड की वजह से ये बहुत
ज्यादा डेवलप हुआ क्योंकि लोगों को फ्रीडम मिल गया लिखने के लिए। इसमें पर्सनल इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ब्यूटी, लव, आर्ट, और कोर्ट के लोग भी इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि ये एक म्यूजिकल फॉर्म में था। लिरिकल पोएट्री एलिजाबेथ के एज में कैसा रहा, तो बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। द एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिरिकल पोएट्री। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिरिकल पोएट्री का गोल्डन एज भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पोम हुआ करती थी, स्वीट हुआ करती थी, रिच इन इमेजिनरी हुआ करती थी। क्यों लिखे जाते थे ये पोम्स? कोर्ट को एंटरटेन करने के लिए, मॉस्क के लिए और थिएटर्स के लिए ये पोम्स को लिखे जाते थे। थीम्स क्या हुआ करती थी लिरिकल पोएट्री की? लव, ब्यूटी, टाइम एंड यूथ और म्यूजिक एंड जॉय, ये बेसिकली थीम्स हुआ करती थी। मेजर एलिजाबेथन एज के पोएट्स कौन कौन है जो लिरिक लिखा करते थे? थॉमस कैंपेन, ये पोएट प्लस कंपोजर दोनों थे, और ये मास्टर ऑफ एलिजाबेथ सॉन्ग्स थे थॉमस कैंपेन। इनका फेमस सॉन्ग एग्जाम में नहीं आता है तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है। साथ ही लिरिक पोएट्री में नाम आता है फिलिप सिडनी का। फिलिप सिडनी ने लिखा था एस्ट्रोफेल एंड एस्ट्रेला, और ये लव को एक्सप्रेस करता है, पेन को और डिजायर को। इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक लिरिकल पोएट्री है और लिखा किसने है? फिलिप सिडनी ने लिखा है। ठीक है, ओके। एडमंड स्पेंसर ने भी लिरिकल पोएट्री लिखा है। एडमंड स्पेंसर का लिरिकल पोएट्री जो है वो एक है एपिथैल्मॉन और प्रोथैल्मॉन, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने भी अपने प्लेज में जो है लिरिकल पोएट्री का यूज करा है। जैसे कि इनका एक प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें में अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो है वो एक लिरिकल पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। द टेम्पेस्ट जो है वो भी, उसमें भी यूज किया गया है लिरिकल पोएट्री का। फुल फैथम 5 में, द विंटर्स टेल में भी यूज किया गया है। व्हेन डैफोडिल्स बिगिंस टू अपीयर, इसमें हमारे शेक्सपियर ने भी लिरिकल पोएट्री लिखने का काम किया है। फीचर्स क्या होते हैं लिरिकल पोएट्री के? सिंपल होंगे, बहुत नेचुरल होंगे, सिंपल होंगे, डीप इमोशंस इसमें देखने को मिलेगा और बिल्कुल परफेक्ट मेलोडी होगी, बहुत ही मधुर लिखी जाती है लिरिकल पोएट्री। अब बात करेंगे चौथे फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएम की, इपिक नैरेटिव पोएम। क्या है ये इपिक नैरेटिव पोएम? तो इपिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इपोस शब्द से लिया गया है। इपोस शब्द का मतलब होता है स्पोकन स्टोरी। इपोस शब्द का क्या मतलब होता है? स्पोकन स्टोरी, जिसको बोलकर सुनाई जाए। इपिक दोनों ही प्रकार के होते हैं, नैरेटिव भी हो सकता है मतलब स्टोरी जैसा भी, और पोएटिक भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार के इपिक हो सकते हैं। ओरिजिन ऑफ द इपिक नैरेटिव पोएम, कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो एंशिएंट ग्रीस से ओरिजिन हुआ। इपोस शब्द से लिया गया है, इपोस शब्द से लिया गया है। इपोस का मतलब होता है स्पोकन स्टोरी। क्लासिकल इपिक्स की बात करें तो होमर, आइलिड, ओडिसीज, वर्जिल, ये सारे हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वर बेस्ड ऑन क्या चीजें इपिक्स में लिखी जाती थी? वॉर, हीरोइक जर्नीज और डिवाइन इंटरवेंशन, ये सब चीजें लिखी जाती थी इपिक्स में कि वॉर कैसे हुआ, हीरोइक जर्नी क्या रही, किसी एक को हीरो की तरह बना दिया और उसकी जर्नी को दिखाया जाता था। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा दे बिकम मॉडल्स फॉर द लेटर इपिक पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। बाकी आगे चल के ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक मॉडल का काम करेंगे। आइए समझते हैं कि इपिक नैरेटिव पोएम का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक बहुत ही लेंदी सा पोएम होता है या स्टोरी भी हो सकता है जो कि बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। लिरिक्स को हमने देखा था ना, लिरिकल पोएट्री में तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हो रही थी, बट इपिक में ऐसा नहीं होगा, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाएगा। और ये एक नैरेटिव पोएम होगी, अगर पोएम भी होगी तो बहुत लंबी पोएम होगी, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाएगा एडवेंचर्स को एंड अचीवमेंट ऑफ लेजेंडरी हीरोज, कि जो हीरो होंगे उसने क्या क्या एडवेंचर किया, क्या क्या अचीवमेंट किया, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसका जश्न मनाया जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, राष्ट्र के इतिहास को दिखाया जाएगा। इपिक नैरेटिव पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसी चीज को इंग्लिश लिटरेचर में दिखाया जाता है। मेजर इपिक पोएम्स कौन कौन से थे? तो बियोवुल्फ थे। दूसरा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया फेरी क्वीन भी इपिक नैरेटिव पोएम है। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट भी इपिक नैरेटिव पोएम है। अमंग एलिजाबेथन्स, स्पेंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इपिक पोएट, यानी कि एलिजाबेथ की एज में जो स्पेंसर थे, एडमंड स्पेंसर, जिन्होंने लिखा द फेरी क्वीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर थे एलिजाबेथन एज के। बात करते हैं पांचवे टाइप ऑफ
पोएट्री फॉर्म्स की, जो कि है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कैसा होता है पोएट्री का फॉर्म? ब्लैंक वर्स एक ऐसी पोएट्री की फॉर्म होती है जो जिसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। मतलब आयम्बिक पेंटामीटर तो होता है, यानी 10 सिलेबल्स तो होंगे, लेकिन उनमें रिदम राइम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राइम नहीं होगा, फिक्स। तो इट हैज अ फिक्स मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर फिक्स होगा, कोई राइम नहीं होगी, अ नेचुरल स्पीच लाइक रिदम होगा। मेजर वर्क्स जिन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हैमलेट को ब्लैंक वर्स में, मैकबेथ को लिखा है ब्लैंक वर्स में, जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, इसको लिखा है ब्लैंक वर्स में, और क्रिस्टोफर मार्लो ने भी ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करके अपनी पोएट्री को लिखा है। तो ये था फॉर्म्स ऑफ पोएट्री इन द एलिजाबेथन एज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, एंड आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड नेगेटिव कमेंट जो रहेगा उससे मुझे थोड़ी क्रिटिसिज्म तो मिलेगी, लेकिन मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं अगर कुछ एरर है, कोई दिक्कत है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।